हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड, बहुत ज़्यादा एसेंशियल लेवल से, जिसको कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, इफ़ दे आर प्लानिंग टू क्रैक, अगर मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आपका किस तरीके से एक दिनचर्या होना चाहिए, एंड दिनचर्या से ज़्यादा किस तरीके से बहुत से टाइम एक ऐसा आता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि यार अगर ये मंथ है तो मैं क्या करूँगा, किस तरीके से अपना प्लान करूँ। अच्छा, इस प्लान के अकॉर्डिंग बहुत ईजिली आप अपना जो टाइम टेबल है उसको आप फ्रेम कर सकते हैं, जो टाइम टेबल है उसको आप फ्रेम कर सकते हैं। एंड ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो कि यूपीएससी को 2023 में क्रैक करना चाहते हैं। मिशन मोड क्रैक फॉर यूपीएससी, है ना। यूपीएससी को जो है जो वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हैं वो ज़रूर देखें, और बाकी इसमें कहीं ना कहीं आप ये समझ पाएंगे कि अपने मंथ्स को किस मंथ में किस फेजेस में किस तरीके से डिवाइड करना है। और ये बहुत एसेंशियल पार्ट है। हम कितनी भी इंफॉर्मेशन रख लें, लेकिन आज हम हिस्ट्री पढ़ लें, कल हम ऑप्शनल पढ़ लें, परसों एस्से राइटिंग लगा लें, इस तरीके से तो यूपीएससी हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे निकालने में। वन शॉट अगर काम करना है तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेंज करके देखिए, हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट मिले। अब अगर हम बात करें, ये 12th मंथ आपका रहता है, क्योंकि 27 मई को आपका 27 मई 2023 को हमारा प्री का एग्ज़ाम है। तो अभी जून का फर्स्ट वीक चल रहा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ऑलमोस्ट जो है 12 महीने होते हैं। तो उसी हिसाब से हम 12 महीनों को डिवाइड कर रहे हैं अलग अलग फेजेस में, और किस फेज में क्या करना है, कैसे करना है, वो हम देखते हैं। तो फेज़ 1 जो है हमारा, वो फेज़ 1 आपका 8 डेज का है। फेज़ 1 सबसे प्रथम चरण, दैट इज फॉर 8 डेज। एंड व्हाट वी हैव टू डू इन दिस 8 डेज, 8 डेज में हमको देखना है सबसे पहले सिलेबस। सबसे पहले इन 8 डेज में हमको सिलेबस देखना है। और सिलेबस किसका देखना है? सिलेबस हमको देखना है प्री का, सिलेबस हमको देखना है मेंस ओरिएंटेड। तो हमको, जैसे मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये सोच के बना रहा हूँ कि आपने कभी भी यूपीएससी के तरफ कुछ देखा ही नहीं, आप कुछ नहीं जानते हो, आपको सिर्फ इतना है और मन में एक आग है, एक तपस्या है, एक विजन है कि यूपीएससी 2023 में क्लियर करना है। ये सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आपका नॉलेज बेस क्या है, मुझे नहीं पता आप कोचिंग ले रहे हो नहीं ले रहे हो। ये उनके लिए भी है जो कि घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है जो ऑनलाइन कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सिलेबस, ये 8 डेज जो है हम सिलेबस पे पहले देंगे, और सिलेबस को हम ग्रो थ्रू करेंगे जिसमें हम प्री और मेंस दोनों देखेंगे। प्लस इन 8 डेज में हम डीप व्यू क्या होता है, एक तरीके से वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू होता है, एक सरसरी निगाह से बुक को देख लेना। डीप व्यू मतलब एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। कितने साल के? 5 साल के, पिछले 5 साल के प्री के पेपर, पिछले 5 साल के मेंस के पेपर, इसको हम देखेंगे। और डीप एनालिसिस, डोंट वरी कि आपको कुछ समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आपको देखना है। उससे आपको, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देखेंगे यार रिपीटेड इकोनॉमी में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मे बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉलिटी में किस टाइप के आ रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा जा रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पूछा जा रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट में देखेंगे कि क्या बहुत से हो जाता है कि आपको पूछ लिया कि किसी भी पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एनिमल से रिलेटेड कोई फैक्ट पूछ लिया, किसी भी रीजन से रिलेटेड कोई मिनरल के बारे में पूछ लिया, कोई मैच द फॉलोइंग पेयर्स आ जाता है कि माउंटेन दिया है, माउंटेन के साथ साथ उस एरिया को एसोसिएट किया या उस स्टेट को एसोसिएट किया, उस रीजन को एसोसिएट किया। इसी तरीके से लाइकवाइज फॉरेस्ट में। तो ये चीज़ें जब हम देखते हैं
भाई देखिए यूपीएससी की हम तैयारी कर लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम 12th क्लास पास हैं। 12th के बाद या हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं या हम ग्रेजुएशन निकाल लिए हैं। हम किसी भी लेवल पे हों, हम 1 साल का यहाँ पे एक एक फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं जो कि 2023 को किस तरीके से अपने को सफल बनाने का, किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। तो अब हम यहाँ पे बहुत से लोग हैं, ट्रस्ट में 70% कैंडिडेट्स, 70% कैंडिडेट्स डोंट नो देयर प्री मेंस का सिलेबस। दे हैव नेवर लुक्ड एट देयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर के, जो पिछले साल या पिछले साल से पहले, यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है। देखने को आप 25 साल का भी देख लीजिए। प्री के बाद अगर आपका जो भी सेकंड स्टेप आता है प्री देने के बाद 25 साल का भी आप देख सकते हैं, लेकिन 1 साल है, 5 साल पे ही हम फोकस करते हैं। लास्ट 5 इयर्स का हम देखेंगे। एनालाइज, देखना मतलब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। आंसर आना उसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को देखना बहुत ज़रूरी है। ये बात बहुत समझना आपके लिए अनिवार्य है, एसेंशियल है। हियर वी आर नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन, वी आर जस्ट हियर टू एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स इज कमिंग इन आवर एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस के क्या स्टैंडर्ड हैं, ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको ये क्या हेल्प करेगा, दिस विल हेल्प इन डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करेगा, हमारा रोड मतलब हमारा जो रास्ता आगे का है वो कैसा होने वाला है। क्या इस एग्ज़ाम को हम बहुत बड़ा बना के चल रहे हैं, क्या इस एग्ज़ाम को हम छोटा बना के चल रहे हैं, या चाहे छोटा हो चाहे बड़ा मुझे पार करना है, इस एटीट्यूड से हम चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा इस 8 डेज में। यहाँ पे 8 डेज इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है अरे कुछ नहीं यार, लाओ सीधे NCERT, लाओ सीधे बुक्स, स्टैटिक बुक्स और शुरू कर देंगे, लाओ ऑप्शनल फर्स्ट डे से शुरू कर दें। नहीं, हम पहले देखें तो कि जिस चीज़ को हम सोच रहे हैं, जिस एग्ज़ाम को हम सोच रहे हैं, वो किस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम नहीं जानेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज़ इस चीज़ को जानिए। अगर आप नहीं जानेंगे तो एक बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए बन जाएगा। और इसमें हम सब्जेक्ट्स और उनकी प्लानिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉलिटी, आप देखेंगे कि पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है ना। आप देखेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ रहा है ना। आप देखेंगे इसी तरीके से कि आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ रहा है ना। आप देखेंगे कि ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरीके से है ना, एटसेट्रा, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, कहने का मतलब है जो भी मैंने यहाँ नाम लिखा है जस्ट फॉर एग्जाम्पल सेक, कि आप इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करते हैं। आज के डेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो इसी तरीके से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्कैटर्ड वे में ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। उसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस साल के क्वेश्चन कैसे आए थे, किस स्टैंडर्ड से आए थे। आज अगर हम प्लानिंग करते हैं, ट्रस्ट मी, आज अगर आप प्लानिंग करेंगे तो बाद में जो कि 60% से 70% कैंडिडेट एंड एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कल क्या पढ़ना है, उस चीज़ से आप बच सकेंगे। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं एंड इस टाइप के डिलेमा में रहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में, आगे तक देखिए, डेफिनेटली हो सकता है आपको कुछ मदद मिल जाए। तो यहाँ पे जो हमने बात करी टॉपिक्स फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जब हम एनालाइज करेंगे तो हमको टॉपिक्स पता चलेंगे, सब्जेक्ट्स पता चलेंगे, वेटेज पता चलेगा। हालांकि डेफिनेटली देयर इज नो वे कि आप एनालाइज कर सको कि अगर ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स में 20 क्वेश्चन आए हैं तो अगले साल भी ऐसे ही होगा। नहीं, कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। आप एक ओवरऑल आइडिया लगाते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
किस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम उनको बोलेंगे जिससे हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आते हैं, जनरली हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे फंडामेंटल राइट्स से, फंडामेंटल ड्यूटीज से, डीपीएसपी से ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो है रहते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर में, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारा जो हड़प्पन कल्चर है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा जो इसी तरीके से हिस्ट्री में हमारा जो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, तो जो गांधीयन एरा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है क्वेश्चंस। तो लाइकवाइज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसमें आपको खुद एनालाइज करना है। मैं तो आपको एक दो रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको देखना है, ये आपका काम है, आपको एनालाइज करना है इन 8 डेज में, है ना। और ये चीज़ ट्रस्ट में, ये जो एक्टिविटी है ये आपका बेस बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप अपना प्लिंथ, पहले बिल्डिंग बनाते हैं तो हम नीचे पहले प्लिंथ बनाते हैं, तो यहाँ पे हम पहले प्लिंथ बनाएंगे, हम अपनी पूरी जर्नी का हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ट्रस्ट में सच बता रहे हैं, जो 80% कैंडिडेट जिनका रिपीटेड अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं होता है, उनका सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं करना चाहते हैं। जब हम सबसे पहले हम सुशी बनाने आ जाएंगे और हमको दाल चावल बनाना नहीं आता, हो सकता है हम बना लें, लेकिन जनरली हो सकता है कि हमको डिफिकल्टी हो। तो दैट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस स्टेप को लेना चाहते हैं। आप सीढ़ी के 10वें स्टेप पे तुरंत पहुंचना चाहते हैं या पहले से लेके जाते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए, अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको क्रिस्टल क्लियर रहना होगा। अगर आप किसी इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, आप एक IAS ऑफिसर अगर हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उसमें आप वेग नहीं रह सकते हैं, यू हैव टू बी क्लियर। अगर आप अभी नहीं क्लियर हैं, अपने प्रिपरेशन में नहीं क्लियर हैं, तो अपनी ड्यूटी में कैसे क्लियर होंगे ये आपको सोचना है। ब्लूप्रिंट यही बना लें। देखिए, ये जो वीडियो है अगर आप इसको पॉज करके धीरे धीरे देखेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो आपको ये डेफिनेटली मदद करेगा। वो आपके ऊपर है कि आपको वो मदद लेनी है या नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे फेज 1 के बाद आता है हमारा फेज 2। फेज 1 में हम नीचे खड़े होकर बिल्डिंग को देख रहे हैं, फेज 2 में हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे। अब आइए फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 ये हमारा रियल बेस बनाएगा। व्हाट इज रियल बेस? सबसे पहले आपका सवाल होगा मन में, रियल बेस क्या है? रियल बेस ये होता है, प्लिंथ बनाया, उसके बाद कॉलम तान रहे हैं ताकि ऊपर वाला जो है शटरिंग कर पाएंगे, मंजिल को उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप खड़ा करेंगे। तो जो रोज एंड कॉलम्स जिस पे बिल्डिंग पूरा लोड रहता है, ये जो लोड हैंडल करता है हमारा, ट्रस्ट में आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन ना ये कोई बताता है और ना ये कोई सुनना चाहता है। सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और जब एग्जाम में दिक्कत होती है, एग्जाम की प्लानिंग में दिक्कत होती है, तो हम न्यूमरस चीज़ को ब्लेम गेम करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को ब्लेम गेम में रहना चाहते हैं या यू वांट टू एक्सेल एंड एक्सीड। तो ये जो फेज 2 है, जैसे इस समय हम जून में हैं, तो जून में अगर 8 दिन हम फेज 1 में देते हैं तो जून में ही हमारा सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फेज हमारा जून से लेकर सितंबर तक जाएगा। ऑलमोस्ट 100 डेज का ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी इस फेज में। इसमें हम क्या कवर करेंगे? एनसीईआरटी। देखिए, एनसीईआरटी पर अगर आप सोचें कि वीडियो देख के आपका नॉलेज बढ़ जाएगी, वीडियो देख के आपको एक आइडिया मिलेगा। आपको एनसीईआरटी खुद रीड करनी है। अब कितने जल्दी आप रीड कर सकते हैं? अगर आप स्लो रीडर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसकी भी आप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे, उसका आप एक्सप्लेनेशन देख के उस वीडियो को देखने के बाद आप रीड करें। बट रीडिंग इज द की, यू हैव टू अगर आपको एक IAS अधिकारी बनना है तो आप चीज़ों से भाग नहीं सकते हैं। आपको यहाँ पे रीड करना ही करना पड़ेगा। और कितने बार? रीड 1, रीड 2, रीड 3, और रीड 3 के बाद मेक नोट्स। देखिए, ये चीज़ें आपको मजाक लगेंगी,
या ये चीज़ें आई डोंट नो आप सीरियसली लेंगे कि नहीं, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप सीरियसली लेंगे तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन जो है डेफिनेटली, आपका जो परफॉर्मेंस है, अगर आप सब कुछ पढ़ने के बाद जब आपका परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है एग्जाम में, तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकता है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमने देखा कि हमारा बेस बनेगा, उसकी 1 रीडिंग करेंगे हम, 2 रीडिंग करेंगे, 3 रीडिंग करेंगे। अब मैं एनसीईआरटी के डीप में नहीं जा रहा हूं कि किस सब्जेक्ट का कहां से शुरू करना है। देखिए वो कंप्लीटली आपको डिपेंड करता है। अगर आपको पॉलिटी आती है, समझ में आती है क्या होता है फेडरलिज्म, क्या होता है रिपब्लिक, क्या होता है डेमोक्रेसी, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीजें आपको पता है तो आप सीधे क्लास 11th पे आ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में इफ यू नो व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे, बजट का क्या आता है रोल, ये चीजें अगर आपको इन डेप्थ पता है तो आप सीधे क्लास 11th पे आ जाइए। नहीं पता है तो क्लास 9 से आइए। ज्योग्राफी 6 to 12 इज अ मस्ट, यू हैव टू डू इट। डायरेक्टली क्वेश्चंस उठा के उससे पूछता है। फिर उसके बाद आपके आती है हिस्ट्री भी आपको रीड करना पड़ेगा 6 to 12, बिकॉज रिकमेंडेड देखिए कुछ नहीं है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस चीज को कितने टाइम सेविंग मेथड से आप कर सकते हैं। बिकॉज ये जो एक्टिविटी है अगर हम 365 दिन में प्लान कर रहे हैं, इमेजिन करिए लोग 4-4 साल 5-5 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब एग्जाम निकालने में दिक्कत होती है। आपको 365 दिन में स्क्रैच से लेके ऊपर तक जाना है तो इसमें, लेकिन एक चीज, अगर स्क्रैच में आपका कोई चीज रेडी है तो भी आप दूसरे फेज में जंप नहीं करेंगे। जंप करेंगे तो फिर खिचड़ी बनेगी। तो आपको इस फेज में एनसीईआरटी देखना है। पढ़ चुके हैं तो और पढ़िए, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार जितने बार रिवीजन हो जाए। पहले हम बुक से करेंगे और तीसरे के बाद फिर हम नोट से, एंड दैट टू शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट। नहीं पता कैसे बनाते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट तो पूछिए, मैं बताऊंगा। नहीं पता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, पूछिए, मैं बता दूंगा। नहीं पता कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो इसी स्टेप में हमको शुरू कर देनी है, नहीं पता तो पूछिए, हम बताएंगे। लेकिन करिए, स्किप इज नॉट द सोल्यूशन। और यहाँ पे हम PYQ सॉल्व करेंगे। PYQ कब सॉल्व करेंगे? PYQ हम सितंबर में, इस फेज में हम PYQ शुरू करेंगे जून जुलाई अगस्त में नहीं। इस फेज में जो PYQ है इसको हम शुरू करेंगे सितंबर में। हमारा एकदम जो लास्ट फेज होगा ना, वहां पे हम PYQ शुरू करेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, आपको ये बहुत से लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आंसर राइटिंग भी हम इसी फेज से करेंगे। यस, आंसर राइटिंग इसी फेज से करेंगे। देखिए, अगर ये वीडियो आप स्किप करके या बिंज वॉचिंग करेंगे तो कोई काम का नहीं है, बंद कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, ना कि किसी व्यूज के लिए या किसी चीज के लिए। तो दैट इज अप टू यू इफ यू वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट और नॉट। तो आंसर राइटिंग जो है कैसे करेंगे, इसमें वी विल स्टार्ट अबाउट राइटिंग अबाउट आवर सिटी, है ना, अबाउट आवर फ्रेंड, है ना, अबाउट आवर फैमिली एंड माई सेल्फ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने में? 300 शब्द में लिखिए। 300 शब्द में, वीक में एक बार, वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, संडे उठा लीजिए, कोई दिन उठा लीजिए, एक बार आपको 300 वर्ड लिखने हैं अपने या अपने परिवार के बारे में। किसी भी एक बंदे को उठा लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। ट्रस्ट में, आपको मजाक लगेगा, लेकिन जब 10 नंबर से 100 रैंक का डिफरेंशिएशन हो जाता है तब पता चलता है कि एक नंबर से क्या हो सकता था। बहुत से लोगों का एक नंबर से छूट जाती है सर्विसेज, तब उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है। जिसकी ट्रेन छूट जाती है उससे समय की वक्त पूछिए, जिसकी फ्लाइट में बोर्डिंग करने से मना कर देते हैं उससे समय की वक्त पूछिए। तो ये कहने की चीज़ नहीं है, हियर वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। देखिए, यहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंटेशन का गेम है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, मैं क्या, दुनिया का कोई भी आपको जो है टीचर आके पढ़ाने लग जाए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो आप तभी कर सकते हो जो आप चाहोगे।
यहाँ पे PYQ सॉल्विंग करनी है। PYQ सॉल्विंग हम शुरू करेंगे इन मंथ ऑफ सितंबर। आंसर राइटिंग हम शुरू दिन से करेंगे, 8 दिन के बाद से। ये जून में जब हम प्रवेश कर रहे हैं 8 दिन के बाद, तो आंसर राइटिंग हम तभी से करेंगे। कैसे करेंगे मैंने बता दिया आपको, अपने शहर के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, खुद के बारे में, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में, आपके क्या सजेशन है, क्या कर सकता है। कोई भी क्लास 12 का भी बच्चा हो तो कम से कम 20 लोग को जानता है अपने क्लास में मिनिमम, अपने परिवार में लोगों को देखता है, अपने आस पड़ोस में देखता है, कोचिंग जहाँ जाता है वहाँ जाता है, पढ़ता है, देखता है चीज़ों को, टीचर्स को जानता है, देखता है, उनके बारे में हम लिखेंगे। कोई फ्लावर अच्छा लगता है, कोई हॉबी लगती है, किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे, लेकिन 300 शब्द में लिखेंगे। अगर आपके पास कोई एनालाइज करने वाला है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप हमको भेजिए, हम एनालाइज करके बताएंगे। एंड स्लोली 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 इस फेज में हम सिर्फ और सिर्फ जनरल टॉपिक, आपको एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना है जब तक आप 3 रीडिंग मिनिमम ना कर लें। आपको अंडरलाइन नहीं करना है, आप एक स्टोरी की तरह से पढ़ते जाइए। उसमें अगर कोई कंफ्यूजन आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको बता दूंगा, है ना। यहाँ पे अगर जो हमारा बेस बनेगा वो ही सारा लोड हमारा ऊपर तक लेके जाएगा। इस बेस को अगर हम वीक बनाएंगे तो लोड लेने में फिर ऐसे ही से होगा, और स्ट्रांग बनाएंगे ऐसे रहेगा। दैट इज अप टू अस। अब हमेशा जो भी हम बेस की बात कर रहे थे, द स्ट्रॉन्गर द बेस द मोर वेट एंड द मोर फोर्स इट कैन टेक अपॉन हिमसेल्फ। जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर चाहिए। इनफॉर्मल आंसर राइटिंग जो भी हम पहले भी बात कर रहे थे, यहीं से स्टार्ट कर देना है आपको। जून से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जून से साहब आपको बता दूं 10 नंबर से 100 रैंक बदल सकती है। ये एक एवरेज बता रहा हूं मोटी मोटा। तो फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आंसर राइटिंग करके आप अभी से 40 से 50 नंबर का लेवरेज आप ले सकते हैं। 40 to 50% जो आपका एक कहीं ना कहीं 40 to 50 मार्क्स बेसिकली आपका इंक्रीज कर सकता है अगर हम अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। लोग कहने लग जाते हैं कि यार ये मीडियम वो मीडियम छोड़ दीजिए, हम यूपीएससी को जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, हम खुद को एक्सेल कर सकते हैं, खुद की चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, तो हम उस पर ध्यान दें। हम फिजूल की चीज़ों, जब आप कलेक्टर बन जाओगे, सेक्रेटरी बन जाओगे, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी बनोगे, उस लेवल पर जाके पॉलिसी मेकिंग करना और जाके चेंजेस करना। अभी जो कर सकते हो, जो हाथ में है उसकी बात करें। तो हियर इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी विल डाइव इनटू द पूल ऑफ द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखिए जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी आपका बेस बनाता है, आपको बताता है कि संविधान क्या है, आपको बताता है कि इंडिया की क्या पोजीशन थी जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, क्या तरीके से जब हम फाइन आर्ट्स की बुक पढ़ते हैं 11th की, तो आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से हम सीखते हैं। जब हम ज्योग्राफी की बुक पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से सीखते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स का पढ़ते हैं, तो कहने का मतलब है बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हायर लेवल में हम स्टैटिक बुक में अपने पढ़ेंगे, मिनिएचर लेवल पे हम अपने एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है कि पहले जब हम बच्चे थे तो हम 4 रोटी नहीं खा सकते थे, हम 2 रोटी नहीं खा सकते थे, हमको छोटा छोटा टुकड़ा दिया जाता था। तो एनसीईआरटी इज नथिंग बट छोटा छोटा टुकड़ा जो हम चाइल्डहुड में खाए थे वो अब हम खाएंगे। वो आपके ऊपर है कि पूरा आप क्या बचपन में ही रोटी गलपिन कर जाते थे या पूरी रोटी बगैर तोड़े खा सकते थे, तो अलग बात है। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं जो आमतौर से एस्पिरेंट्स को जरूरत पड़ती है। तो हियर वी लर्न शॉर्ट नोट मेकिंग, जो मैंने बात करा 1 2 3 के बाद नोट्स। आपको जल्दी नहीं करना है कि अरे अगस्त आ गया हमने नोट्स नहीं बनाया ना, आराम से रीड करिए, इंजॉय करके रीड करिए। बट उसमें फिर आपको टाइम फ्रेम करना पड़ेगा कि भैया शुरू से आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे। 1 साल में अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो 10 घंटे आपको डेली देना है। देखिए 10 देंगे तो कभी 6 पे रहेंगे, कभी 12 पे रहेंगे, तो आपको एवरेज एक 10 मेंटेन करके चलना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो न्यूज़पेपर भी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो दिन दुनिया की हमको खबर मिलेगी। अगर हम बात करते हैं किसी कॉन्सेप्ट की, किसी योजना की, फसल बीमा योजना क्या है, पीएम पोषण क्या है ना, सामर्थ्य योजना क्या है, संपदा योजना क्या है, इस तरीके से बहुत सी न्यूमरस चीज़ें हैं जो कि हम मजाक में अपने जो है लर्निंग, देखिए सीरियस होकर रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी, इंजॉय करके चलेंगे तो यू लर्न अ लॉट बेटर। अभी से हमको नोट मेकिंग करेंगे, अभी से हम न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, निकालिए अच्छे अच्छे शब्द।
जैसे कोई भी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है यार ये बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, नोट कर लीजिए 4 लाइन, व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, उसका लिख लीजिए, पेज पलट लीजिए। देखिए भैया, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर रहना होगा। जो चीज़ जर्नी 5 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 3 साल में लोग कर रहे हैं, आपको 1 साल में करना है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अगर क्लियर नहीं रहेंगे, डामाडोल घूमेंगे, तो फिर घूम जाएंगे। समय, टाइम विल फ्लाई लाइक विंड, ना हम रोक सकते हैं ना आप। जो इसके बाद, जैसे हम 3 रीडिंग के बाद नोट्स बनाएंगे, न्यूज़पेपर को बहुत से लोग कहते हैं न्यूज़पेपर का नोट्स बनाइए, सिर्फ ऑप्शनल का। मैं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर का नोट्स बनाइए, बहुत हेल्प करेगा आपको। क्यों नहीं हेल्प करेगा? जिस चीज़ को हम कोचिंग के मंथली मैगजीन्स में पढ़ते हैं, वो भी तो नोट मेकिंग ही है, तो क्यों ना हम खुद का बनाएं। खुद का बनाया हुआ खाना हमेशा अच्छा लगेगा, ये मान के चलिए। ट्रस्ट में, आपको शायद ये बात नहीं पसंद आएगी, लेकिन ये बात रियलिटी है, ये फैक्ट है, टेस्टेड है। तो रिवीजन पैटर्न, अब बात हो गई कि भैया 3 बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, नोट्स बना लिए। न्यूज़पेपर पूरा नहीं लिखना है। हम PYQ याद है, देखे, याद है आपको, हमने सिलेबस देखा, तो उसमें हमने चीज़ों को एनालाइज किया। एनालाइज करके हमको पता चला कि कौन कौन से टॉपिक किस किस तरीके से आते हैं। जब हमने NCERT किया तो वो क्लियरिटी मिली। फिर उसके जब नोट्स बनाए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार जब नोट्स बनाए और क्लियरिटी मिली। जब हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम कैच करते हैं। देखिए, हम इन चीज़ों को करके हमारे पास लोहा आ गया। न्यूज़पेपर में मैग्नेट है, वो खट 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 लोहा अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अब आप मैग्नेट और लोहा दोनों एक अड़ोस में रख दें, एक पड़ोस में रख दें, तो इट्स ऑफ नो यूज़। आपको प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी तो बहुत होती है, अपने मन को कौन स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, वही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद देखिए, आप एक शुरुआती दौर पे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। हो सकता है कि इकोनॉमिक्स ना पसंद आ रहा हो तो क्लास 12th रह गया, हो सकता है ज्योग्राफी का एक कोई टॉपिक रह गया, एक कोई चैप्टर रह गया, एक कोई बुक रह गई। ये चीज़ आप 8 दिन के बाद, 1 हफ्ता आराम से ब्रेक लीजिए, चीज़ों को एनालाइज करिए, बढ़िया से देखिए, और एक चीज़ जान के रहिए, फर्स्ट डे से न्यूज़पेपर रीडिंग है, फर्स्ट डे से आधा घंटा एक्सरसाइज है, फर्स्ट डे से सादा खाना एंड उच्च खाना। सादा खाना क्या होता है? जिस खाने को डाइजेस्ट होने में कम से कम समय लगे, बिकॉज द मोर द टाइम इट विल टेक टू डाइजेस्ट, द मोर द एनर्जी इट विल कंज्यूम ऑफ योर बॉडी। तो दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपनी एनर्जी कहाँ पे कंज्यूम कराना चाहते हैं, प्रिपरेशन में या खाने को डाइजेस्ट करने में। देखिए, ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है कि यार जो बोल रहा है बड़ा बढ़िया बोल रहा है। इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आती हैं। यहाँ सारा खेल इम्प्लीमेंट का ही है दोस्त। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो सब बेकार, इम्प्लीमेंट कर ले गए तो जीत तो डेफिनेट है। क्योंकि ये चीज़ आप देख लीजिए, कोचिंग करने वाले भी सिलेक्ट होते हैं, ना करने वाले भी होते हैं, 5 साल से प्रिपरेशन करने वाले भी सिलेक्ट होते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होते हैं। तो कैसे होते हैं? कोई बोल दे कि नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा, तुम बता दोगे? कैसे बता दोगे भाई? बता दोगे तो पेपर में बता दो ना यार, टॉपिक बता दो, नहीं बता पाएगा कोई। अब जो हमने सितंबर तक बेस बनाया, NCERT क्लियर किया, न्यूज़पेपर क्लियर किया, PYQs देखा, फिर उसको हम एंड सितंबर में जब स्टार्टिंग में गया तो हम PYQs को सॉल्व करें। उस सॉल्व में आप ये मान के चलिए लगभग 90% गलत होगा, लेकिन उसे घबराना नहीं है, सीखना है। PYQs रिपीट होंगे। देखिए क्या होता है ना, बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, एंड जो स्टैंडर्ड है वो हमारे दिमाग में सेट होगा, उसी के हिसाब से तो हम पढ़ाई करेंगे, उसी के हिसाब से हम न्यूज़पेपर एनालाइज करेंगे, उसी हिसाब से हम जागरूक रहेंगे। देखिए बहुत सी चीज़ें तो जागरूक होकर हम एलिमिनेशन मेथड की बात होती है, अरे एलिमिनेशन मेथड करो, ये करो, हर एक टीचर कहता है एलिमिनेशन मेथड। हाउ द हेल यू कैन डू द एलिमिनेशन मेथड अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द फिनोमेना ऑफ इट। आप उसका फिनोमेना ही नहीं पता होगा, उसका बेस नहीं पता होगा, तो एलिमिनेशन आप कैसे करोगे भाई? मतलब हो सकता है कोई कर सकता है, लेकिन एक जनरल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों को दिक्कत आती है अगर उनको बेसिक नॉलेज नहीं है तो।
बेसिक कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर बताएगा। बेसिक कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी बताएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। उससे बढ़िया बेसिक कौन बताएगा? इसीलिए उसमें 100 दिन दिया गया है। बेस बनाइए यार, इतना स्ट्रांग बेस बनाइए कि आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे साइक्लोन आए, चाहे स्टॉर्म आए, चाहे कोई आए, हिलेगा नहीं। अब आते हैं फेज 3। देखिए फेज 3 ये आपका स्ट्रेंथ यहां पे टेस्ट होगी। यहां पे आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट होगी दोस्त, यार समझ जाइए। ये फेज बहुत चैलेंजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले के 2 फेज में अगर वीक रह गए ना तो यहां पे तो हम आउट हो जाएंगे, ये जान लीजिए। देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल व्यू है, जो भी मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, मैं उसके लिए ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू, आप आगे जाइए, एग्जाम क्रैक करिए। एक जनरल पर्सपेक्टिव से अपने पर्सनल व्यू में रख रहा हूँ जो दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब ये जो फेज है हमारा अक्टूबर में स्टार्ट होगा और फरवरी तक जाएगा, लगभग 150 दिन का। देखिए 365 दिन है तो समय थोड़ा सा कम इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा समय देंगे तो सिलेबस ही नहीं कवर होगा। यहाँ रियल वर्क स्टार्ट हो रहा है। यहाँ स्ट्रेंथ टेस्ट बोल रहे थे ना, रियल वर्क, यहाँ प्रेशर पड़ेगा, हिल जाएगी पूरी बिल्डिंग, लेकिन जड़ से नहीं उड़ेगी अगर बेस स्ट्रांग होगा। ये टेस्टिंग टाइम है, दिस इज द रियल टेस्टिंग टाइम, रियल। ये जान लीजिए, ये चीज़ें आई डोंट नो कोई बताता है नहीं बताता है, लेकिन ये तो मैं डेफिनेट कह सकता हूँ कि 1000, 2000, 4000 की भीड़ में बैठने वाले जो बच्चे हैं, इन चीज़ों तक पहुँचने के लिए उनको या तो समय लग जाता है, या तो पहुँच नहीं पाते हैं, या बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो अगर आपको मिल रहा है आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेकिन हमको एक चीज़ से टेंशन मुक्त होना है, क्या? हमारा बेस बन चुका है। हम एनसीईआरटी देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 दिन में भी एनालाइज किया था, 100 दिन में भी एनालाइज किया, सॉल्व किया, मजा आया, गिरे उठे गिरे उठे गिरे उठे। जब छोटे थे तो इकट्ठे दौड़ने नहीं लगे थे, गिरे थे, हर कोई गिरा होगा, मैक्सिमम लोग गिरे होंगे, लेकिन फिर जो उठा वही सिकंदर है और वही काम करना है। अब यहाँ पे हमको ऑप्शनल भी सिलेक्ट करना है, बहुत बड़ा टास्क है। 250 नंबर का 2 पेपर आएगा, और जो प्रिपरेशन है उसको अब हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। कैसे? अब हम जीएस के पेपर की बात करेंगे, GS 1 से GS 4, हम ऑप्शनल की बात करेंगे, हम ऐसे राइटिंग करेंगे। अब जो आंसर राइटिंग हम चाचा, बुआ, भतीजा, नेबर और पार्क और स्कूल और फ्रेंड, माय फेवरेट टीचर, हॉबी, इन सब को छोड़ के अब रियल आंसर राइटिंग यहाँ स्टार्ट होगी। रियल इज द रिक्वायर्ड आंसर राइटिंग। हम तो प्रो हो गए। कैसे? हमने कम से कम 4, 4, 8, 4, 12, कम से कम 12 संडे निकाला, 12 बार हमने ऐसे लिख लिया, 12 बार आंसर लिख लिया। हमने बता दिया भाई मास्टर साहब को कि 300 वर्ड में क्या लिख सकते हैं क्या नहीं। अब हमको आगे लेके चल रहा है। अब रियल टेस्टिंग टाइम है, मैं बार बार बोलूँगा। इस फेज में जो डट गया वो निकल गया, और जो नहीं डटा तो फिर मुश्किल है शायद तक। यहाँ पे देखिए GS 1 to 4 की बात हो रही है। अब मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ कि GS 1 से 4 में क्या होता है, नहीं पता तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। यहाँ मॉक एग्जाम की बात हो रही है। प्री का जो मॉक एग्जाम है हम नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। मेंस का हम स्टार्ट करेंगे जनवरी में और हम स्टॉप करेंगे मार्च में। देखिए मैक्सिमम लोग आपको बोलेंगे कि मेंस का बाद में देना, मेंस का बाद में देना। भैया कैसे करोगे? टाइम फ्रेम के अंदर आपको आंसर लिखने हैं और वो 3000 वर्ड, 4000 वर्ड आप कैसे लिखेंगे अगर आपको आदत नहीं होगी? आपको शॉर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, आपको अपना टाइम, अगर आप 10 घंटा पढ़ते रहे तो अब ये मान के चलिए इस फेज में आपको 12 घंटा भी पढ़ना पड़ सकता है। अब देखिए आप 12 घंटे मत जाइए, किसी का काम 6 घंटे में हो सकता है, किसी का काम 15 घंटे में होगा। वो आपके ऊपर है कि एक कंजीनियल लेवल से, एक अच्छे मेंटल बैलेंस से आप कितना कैसे आगे लेके अपने आप को चल सकते हो। वो देखिए इंडिविजुअल डिफर करेगा, तो मैं एक एक का डिफाइन नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कोई बच्चा एक्चुअली मेल करे या पिंग करे और पूछे कि कैसे करना है, तो उसको बता दिया जाएगा। रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। देखिए
कितना भी पढ़ लें, रिवाइज अगर नहीं करेंगे तो सब बेकार है। एग्ज़ाम वाले दिन एक ही मज़ा मिलेगा, यार ये तो देखा हुआ सा लग रहा है, यार ये तो पढ़ा हुआ सा लग रहा है। दोस्त कुछ उससे ज़्यादा नहीं होगा, तुक्के एक लेवल तक चलेंगे, लेकिन जब सिर्फ टॉपिक पढ़ा हुआ जैसा लगेगा, उसके अंदर क्या पढ़ा था ये नहीं पता चलेगा, तो दिक्कत आ सकती है। न्यूज़पेपर ऑलरेडी हम रीड कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में भी वो हैबिट जो है मदद करेगी। कैसे? हम किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, हम क्या देखते हैं, कैसे किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, प्रॉब्लम किस तरीके से बैकग्राउंड की बात करा, करंट स्टेटस की बात करी, वे फॉरवर्ड की बात करी, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ों हमको देखिए, आंसर राइटिंग के लिए हम डे 1 से क्यों बोल रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए हम डे 1 से क्यों बोल रहे हैं, PYQ सॉल्विंग के लिए हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए एक एक चीज़ तो मैं ये इस वीडियो में बता नहीं सकता, कि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप भी देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इट डिपेंड्स, हम रिसोर्स को यूज़ करें, और रिसोर्स सबके पास कम होते हैं, ये आप जान लीजिए। उसी कम रिसोर्स को अपने हिसाब से चेंज करना है। हैबिट, टाइम इज प्रेशियस, डू नॉट वेस्ट। कम से कम हर एक आदमी 500 बार ये चीज़ सुना होगा, लेकिन हम लोग सुधरते कहाँ हैं। सुधर जाएंगे तो साल भर प्रिपेयर करने के बाद जी साहब हाँ साहब लोग बोलेंगे, नहीं सुधरेंगे तो करते रहिए तैयारी, आपके ऊपर। इस फेज में मिनिमम 8 से 10 हज़ार मैंने लिखा है, मिनिमम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 12 घंटे दीजिए और बढ़िया है। नहीं माइंड काम करता, आप पोमोड्रो, आप आधा घंटे पढ़िए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, आप 1 घंटा पढ़िए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। लेकिन मेरे से कोई बात करे, हम भैया 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 मिनट 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कभी कभी 1.5 घंटा भी रहता नहीं पता चलता, कभी कभी 2 घंटे भी रहता नहीं पता चलता। आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। डिस्ट्रैक्ट होने वाले 10 मिनट में हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने वाले 5 घंटे में नहीं हो सकते हैं। छोटा पानी, चाय, ये ब्रेक ले सकते हैं अगर लेना है आपको तो। स्टिक टू योर सोर्सेस। ऐसा नहीं है कि आज एक बुक पढ़ा, कल उसी चीज़ का दूसरा पढ़ा, परसों उसी चीज़ का तीसरा पढ़ा, कोचिंग में कुछ बोल दिया वो चेंज कर लिया, दोस्त ने बोल दिया वो चेंज कर दिया, कहीं न्यूज़ में कुछ देख लिया वो चेंज कर लिए, यूट्यूब पे देख लिया वो चेंज कर दिया। नहीं, जो पकड़ा है आखिरी दम तक पकड़ के चलना है, आखिरी दम तक लेके चलना है। आखिरी दम मतलब द डे व्हेन वी आर गिविंग आवर एग्जामिनेशन, तब तक अपने सोर्सेस को हमको ट्रस्ट करके चलना है। देखिए ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अपने सोर्सेज को अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट हो सकता है। फिजिकल एक्सरसाइज करनी है हमको हर एक फेज़ में। कितने देर की? आधा घंटे की। ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड रखना है। कुछ भी करिए, घर ही में खड़े हो जाइए, कमरे के अंदर खड़े हो जाइए, एक रूम पे रहते हैं वहीं खड़े हो जाइए, हल्का सा धीरे धीरे एक जगह खड़े होकर ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, लेकिन करिए, पसीना निकालिए। और मतलब अगर आपकी हेल्थ अलाउ करे, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है या डॉक्टर ने मना किया, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करना है नहीं करना है कुछ भी, वो आपके ऊपर है। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ हेल्दी फूड जिसकी हम बात करें सारे फेजेस में, ताकि हम एनर्जी को अपने कंजर्व कर सकें। एनर्जी को बचाएंगे तब जाके चीज़ों को हम और ज़्यादा एनर्जी दे पाएंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड है। अब ये फेज़ 4 है, ये फाइनल फेज़ है। मैं बड़ा लिख रहा हूँ, ये फाइनल फेज़ है ना। ये हमारा जो विक्ट्री का दरवाज़ा है उसके बाहर हम पहुंच जाएंगे, पर दरवाज़ा खोलना है, लफ्ज़ से अंदर घुस जाना है। अब वो आपके ऊपर है कि आप वो दरवाज़ा बाहर बैठ कर देखते रहेंगे कि खोलना है। अब फेज़ 4 तक आ गए हैं साम डन बेड लगा के, तब इसमें आगे विजय प्राप्त करने के लिए डेडिकेटेड टू प्री वेरी नियर। यहाँ पे प्री हमारा जो प्री एग्ज़ाम है वो एकदम पास में है, उस दरवाजे को सबसे पहले हमको खोलना है। तो ये जो फेज़ है वो हमारा फेब के बाद से चलेगा, मार्च अप्रैल में ये जो है ये फेज़ हमारा चलेगा। इस फेज़ में हमको क्या करना है? रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन। टेस्ट सीरीज में जहाँ गलत होंगे मत जाइए कि 100 में 100 लेके आना टेस्ट सीरीज में, उससे डिसहार्टन मत होइए। हम पहले बैठें, पहले हम करें, पहले हम एनालाइज करें। बहुत सी बार हमको सब कुछ पता है लेकिन हम क्वेश्चन ही रीड नहीं करते हैं। क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए,
कोई रियल एग्जाम तो नहीं रहा, 5 बार पढ़ो ना, क्या दिक्कत है यार। आइडिया तो इनकलकेट करो। पता चला कि नॉट लगा दिया, अब पूरा का पूरा आंसर ही चेंज कर दिया। क्या चीज इसमें नहीं मिलती, हम सोच रहे हैं मिलती, अब क्या नहीं मिलती वो पूछ रहा है। तो इस तरीके से जब हमारी रीडिंग कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलप होती है ओवर द टाइम, PYQs हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज लगाइए ना, लगाइए 50 टेस्ट सीरीज, लगाइए 50 टेस्ट सीरीज, देखते हैं कौन रोकता है। जिसका आपको मन करे उसका लगाइए, लेकिन लगाइए, रिवीजन करिए। जिस कॉन्सेप्ट में गलत हो उस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पढ़िए, खोल लीजिए विकिपीडिया, खोल लीजिए PIB। अब बाकी तो मैक्सिमम तो आपका नोट से कवर कर लेगा, जब शुरू से नोट्स बनाते आ रहे हैं। सब इंटरकनेक्टेड है, जान लीजिए। गाड़ी का इंजन कोई रोल प्ले करता है तो टायर भी करता है, तो गियरबॉक्स भी करता है, तो स्टीयरिंग भी करता है, तो लाइट भी करता है। एक चीज नहीं है, वाइपर की अपनी भी इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके इस प्रिपरेशन में हर एक चीज जो मेंशन्ड है स्लाइड में वो इंटरकनेक्टेड है। अब एक एक चीज को तो मैं जर्रा जर्रा खोल के यहाँ बता नहीं सकता हूँ। 2 hours twice a week for answer writing eventually will even help in pre-exam as it will deep revise। इसका कहने का मतलब ये है, जब हम फरवरी के बाद वाले महीनों में आ जाएंगे, मार्च अप्रैल मई, तो एटलीस्ट हम ओनली मार्च फेब तक हम कर रहे हैं। मार्च में फेज 4 में हम एटलीस्ट संडेज को 2 घंटा दे सकते हैं आंसर राइटिंग को। उस कॉन्सेप्ट को दीजिए जिस कॉन्सेप्ट में हम टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को दोस्तों को पढ़ाइए, उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उस कॉन्सेप्ट को बोल के वीडियो बनाइए। जिस कॉन्सेप्ट में आप वीक हैं, जिस कॉन्सेप्ट में गलती हो रही है, जिस कॉन्सेप्ट को आप पहाड़ बना के रखे हैं। और ट्रस्ट में, अगर आप ये चीज़, CSAT की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी इन कैपेसिटी के ऊपर डेवलपमेंट है कि आप CSAT के ऊपर कितना आपका कमांड है। ये मैं GS ओरिएंटेड जो है वीडियो बनाया हूँ, इस चीज़ को करते हैं। CSAT वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू ओनली एंड ओनली व्हेन वी अबाइड बाय थिंग्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। अगर हम उस पर अबाइड नहीं करेंगे तो सक्सेस विल बी इन आवर ड्रीम्स, सक्सेस कैन बिकम रियलिटी, इट इज इन योर हैंड। कोई आपको और मोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे मैं, चाहे कोई भी टीचर हो, कोई भी एजुकेटर हो, कोई भी यूट्यूबर हो। आपका अपना माइंड आपसे ही मोटिवेट होगा। याद रखिए, आपका अपना माइंड आपसे ही मोटिवेट होगा। फिर से बोलिए, आपका अपना माइंड आपसे ही मोटिवेट होगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। UPSC ने बोला है क्या कि बहुत टफ एग्जाम है? अगर बोला है तो मैं चेंज करके दिखाऊंगा, और नहीं बोला है तो भी मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। आपको अपना एग्जाम क्लियर रखना है, आपको अपना समय की वैल्यू समझनी है। दबा के सोइए, अच्छा खाइए, एनर्जी को कंजर्व करिए। शुरू से 1 डे से 27 मई तक का जो प्रोग्राम है, जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे प्री का 2023 में, तब तक शेड्यूल सामने रखिए, बस्ता सामने रहे, विजय आपकी होगी एंड डेफिनेटली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।